पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था बैटल ऑफ बक्सर का, बैटल ऑफ पलासी का, और भी बात किया था अलग अलग चीजों की जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उस अध्याय का नाम है फ्रॉम ट्रेडर टू मास्टर, जो कि आप लोगों के पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अधीन आने वाले इतिहास का एक अध्याय है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अंग्रेजों के से जुड़े उन सारे व्यापारी चीजों की, उन सारे व्यापार वाले चीजों की जो अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने कैसे अपने व्यापार का विस्तार किया। यहाँ पर मुगलों का भी जिक्र होता है, यहाँ पर मुगलों की भी बात आती है, क्योंकि जब अंग्रेजों का भारत आना हुआ उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था। सबसे अंतिम मुगल शासक जो कि मजबूत मुगल शासक अंतिम माना जाता है औरंगजेब, औरंगजेब के शासन काल से जुड़ा हुआ ये सारा कुछ है। तो अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक और पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। सामने जो आपको दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, यह भी पारस प्रकाशन के पुस्तक का ही एक पृष्ठ संख्या है, एक पृष्ठ है जो आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, पारस प्रकाशन के पुस्तक में भी देख सकते हैं। यह पृष्ठ संख्या 73 है। आप अपने पारस प्रकाशन के पुस्तक में पृष्ठ संख्या 73 पर इसे देख सकते हैं। अगर पुस्तक है तो अच्छी बात है, अगर पुस्तक नहीं है तो पुस्तक ले लें। अब हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं इस कक्षा के माध्यम से और बात करते हैं द कंक्वेस्ट ओवर द मराठाज एंड सिंध। अब जो मराठा और सिंध के खिलाफ जो अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा और उसमें क्या परिणाम हुआ, अब इसकी बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बक्सर और पलासी की बात कर ली। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर के तहत अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द कंक्वेस्ट ओवर द मराठाज एंड सिंध। बाय दिस टाइम द मराठा वे डिवाइडेड इनटू सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। जब ये काल था, यानी कि जब अंग्रेजों का इन सब लोगों के साथ लड़ाई की बात आ रही थी, उस समय मराठा जो है वो बेसिकली 4 भागों में बटे हुए थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। दे वेयर यूनाइटेड अंडर पेशवा, ये सब एक थे क्योंकि इन सब के ऊपर जो नेतृत्व या फिर इन सब के ऊपर जो था वो पेशवा था। The British took advantage of their disunity and defeated the Maratha chief, and they were compelled to sign subsidiary alliance। ये टू है, रू नहीं है, स्पेलिंग वहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब क्या होता है कि अब ये जो मराठा जो है ये 4 भागों में बटे हुए हैं। सिंधिया है कोई, तो कोई होलकर है, तो कोई गायकवाड़ है, तो कोई भोसले है तो सारे मराठा, लेकिन सब डिसयूनाइटेड है, सब एकता में नहीं है, सब अनेकता में बटे हुए हैं। और ये सब जो है यूनाइटेड है पेशवा से। तो इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि पेशवा और बाकी जो इन लोगों के मुख्य थे, बाकी जो इन लोगों के चीफ थे, नेतृत्व करता थे, उन लोगों के साथ लड़ाई लड़के उसको आसानी से हरा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और कहा जाता है कि अब तुम हस्ताक्षर करो कि तुम मेरे लिए काम करोगे, शासन तो तुम्हारा ही रहेगा लेकिन तुम मेरे अधीन कार्य करोगे। तो हारने वाले को सिग्नेचर करना पड़ता है, यहाँ पर करता है, और सब्सिडरी अलायंस के तौर पर ये लोग अंग्रेजों के हो जाते हैं, यानी कि अंग्रेजों क्या एक अलायंस यानी कि गठबंधन के तौर पर ये लोग काम करने लगते हैं, क्योंकि इनकी हार हो जाती है डायरेक्ट युद्ध में। द ब्रिटिश डिफीटेड सिंध एंड फॉट प्रोलॉन्ग्ड वार विथ अफगानिस्तान। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो सिंध यानी कि सिंध वाले को हरा देते हैं, यानी कि सिंध क्षेत्र में जो सिंध वाली जो लड़ाई होती है यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हो जाती है और अफगानिस्तान से इन लोगों की लंबी लड़ाई चलती है। अब बात करेंगे हम लोग विक्ट्री ओवर पंजाब की। अब पंजाब की बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने मराठा को देखा कि मराठा जो है सब्सिडरी अलायंस बन जाता है, हार जाता है, तो सिंध भी हार जाता है और अफगानिस्तान जो है वो लंबी लड़ाई लड़ता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विक्ट्री ओवर पंजाब। ये जो चित्र दिख रहा है ये लॉर्ड डलहौजी का है। विक्ट्री ओवर पंजाब। पंजाब बिकम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह।
महाराजा रणजीत सिंह जो एक सिख साम्राज्य के संस्थापक और सिख शासक हुआ करते थे, उनके मृत्यु के बाद जो पंजाब है वो कमजोर, यानी कि पंजाब का जो नेतृत्व है वो कमजोर पड़ जाता है। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1845 द पंजाब आर्मी हैड टू साइन ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन 8 मार्च 1846। क्या होता है कि एंग्लो सिख वॉर यानी कि अंग्रेजों और सिखों के बीच में एक युद्ध होता है। वर्ष 1845 में पहला युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर हार हो जाता है सिखों का, पंजाब आर्मी का हार हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से हार होता है, और पंजाबियों को, पंजाब आर्मी को ट्रीटी ऑफ लाहौर पर हस्ताक्षर करना पड़ता है 8 मार्च 1846 को। अल्टीमेटली इन 1848 लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड पंजाब, और 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो है वो पंजाब को अपने कब्जे में कर लेता है। यही है लॉर्ड डलहौजी। अब आगे बढ़ेंगे, पंजाब से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस का। पृष्ठ संख्या 73 पर हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं। दिस इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनेक्सेशन वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा ये जो इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष रूप से अपना विस्तार है, ये इसी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि यहाँ पर गठबंधन सरकार बनाकर उसको अपने अधीन में रखकर, जैसा कि हम लोगों ने मराठा वाले केस में देखा। अंडर दिस सिस्टम द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट्स बाय कीपिंग देयर आर्मी इन द रूरल एरियाज इन रिटर्न। यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर अलायंस बनाया जाता था लोकल सरकार के साथ मिलकर, और वहां पर वो लालच दिया जाता था कि अगर आपको कोई भी सुरक्षा की जरूरत होगी तो हमारा आर्मी आपको सुरक्षा देगा, और बदले में वहां का रेवेन्यू और ये सारा कुछ ये लोग लेते थे। द इंडियन स्टेट हैड टू मेक पेमेंट फॉर देयर मेंटेनेंस। अब इंडियन स्टेट जो था, अब इन सारे चीजों के लिए, उसके सेना के लिए, इन सारे चीजों के लिए पैसा देना पड़ता था, उसको देता था। If the Indian ruler failed to make the payment, the part of their territory was taken away as penalty. अगर इंडियन रूलर जो है वो पैसा देने में अगर असक्षम हो जाता था, नहीं दे पाता था, तो पेनाल्टी के तौर पे उससे उसके क्षेत्र का कुछ क्षेत्र जो है वो ले लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। बिसाइड, इसके साथ साथ इसके अलावा द ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड रेसिडेंट वाज डायरेक्टेड टू स्टे एट द कोर्ट ऑफ इंडियन रूलर। इसके अलावा क्या था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल, जिसको रेसिडेंट कहते थे, वो इंडियन रूलर के कोर्ट में स्टे करना, यानी कि वहां पर उसके साथ रहना, देख रेख करना, इन सारी चीजों की भी बात आती थी। इन मोस्ट केसेस द रेसिडेंट इंटरफियर्ड इन द इंटरनल मैटर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब जब रहता था और आर्थिक बल था ही था, अंग्रेजों का सपोर्ट था ही था, क्योंकि वो अंग्रेजी ही थे, तो यहाँ पर अब वो अंदरूनी मैटर में भी, अंदरूनी चीजों में भी दखल अंदाजी देता था। द ब्रिटिश कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन रूलर एंड दे कुड एनेक्स देयर टेरिटरी व्हेन एवर वांटेड। ये जो ब्रिटिश आर्मी, ये जो ब्रिटिशर थे, वो अपने आर्मी का भरण पोषण कैसे करते थे, तो पैसा जो इंडियन रूलर के माध्यम से आता था, और जो इंडियन रूलर पैसा नहीं देता था, फिर वहां पर पेनाल्टी के तौर पे उसके कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया जाता था। यही व्यक्ति है लॉर्ड वेलेस्ली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हैदराबाद, अवध, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जयपुर साइंड एज द सब्सिडरी अलायंस। ये सब जो क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो अवध हो, ग्वालियर हो, इंदौर हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, ये सब सब्सिडरी अलायंस के तौर पर अंग्रेजों के चला करते थे, क्योंकि यहाँ का लोकल राजा जो है वो अंग्रेजों के साथ मिलकर अपना शासन चलाता था, मजबूरी में ही, लेकिन चलाता था। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता है? इट वाज अनदर मेथड टू अनेक्स द इंडियन टेरिटरीज। ये एक और तरीका था भारतीय क्षेत्र को कब्जा करने का, शासन करने का, लेने का। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के, इस नियम के माध्यम से, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, his kingdom, यहाँ पे एट गलत लिखा हुआ, HIS है, his kingdom would lapse and would not be accepted as the ruler। अब क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता है? ये कहता है कि इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, अगर एक इंडियन रूलर, अगर एक भारतीय शासक अपना बिना उत्तराधिकारी के
मर जाता है या फिर उत्तराधिकारी घोषित किए हुए मर जाता है तो उसका जो साम्राज्य है वो खत्म हो जाता है उसके अधीन से, और फिर दूसरा रूलर जो है वहां पर एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, दूसरे रूलर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दूसरा रूलर नहीं होगा, जो होगा सो अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा, यानी कि अंग्रेजों का शासन या अंग्रेजों के अनुसार ही चलेगा वो सारा कुछ। अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है बिना उत्तराधिकारी तय किए हुए तब। इसके उदाहरण है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी जो है वो विक्टिम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत ही ये कहता है कि अगर इंडियन रूलर बिना अपने उत्तराधिकारी घोषित किए हुए अगर मर जाता है तो फिर उसका जो किंगडम है वो लैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर वहां पर जो शासन है वो किसी और रूलर का नहीं होगा, फिर वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा, हमारे अधीन आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाएगा। और इसके उदाहरण है संबलपुर, झांसी, सतारा, उदयपुर, नागपुर, ये सब कुछ उदाहरण है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के। ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, इस चित्र के माध्यम से भारत में जो अंग्रेजों का जो क्षेत्र है उसको देखा जा सकता है। ये है एरिया ऑफ सेपोय रिवोल्ट, ये सारे जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र हैं जो आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, और सामने तो आपको ये स्मार्ट बोर्ड पर दिख ही रहा है पृष्ठ संख्या 74 पर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी का जो प्रशासनिक नियम था, प्रशासनिक जो नियम कानून था वो क्या था। द कंपनी पेड अटेंशन ऑन सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस। इसका जो अटेंशन था वो सिविल सर्विसेज यानी कि लोक सेवा, सैन्य बल और पुलिस पर ज्यादा हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज पर कैसे कैसे, पुलिस पर कैसे कैसे। तो सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस सेटअप इंडियन सिविल सर्विसेज। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय लोक सेवा की स्थापना की थी। ही टुक द फॉलोइंग स्टेप, उसने क्या क्या कदम उठाए थे। सैलरी को इंक्रीज कर दिया था और प्रमोशन की शुरुआत की थी सीनियरिटी बेसिस पर। आफ्टर 1853, 1853 ईस्वी के बाद द ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्वेंट स्टार्टेड। एक खुला मुक्त जो है प्रतियोगी परीक्षा सिविल सर्वेंट बनने के लिए यानी कि सिविल सर्विसेज में नौकरी करने के लिए, इसकी शुरुआत वर्ष 1853 से होती है, किया जाता है। इंडियन वेयर पोस्टेड ऑन सबऑर्डिनेट पोस्ट विथ लो इनकम। जो इंडियन थे उनको मुख्य पद पर नहीं, उनके नीचे वाले पद पर रखा जाता है और इनकम भी यानी कि उनको सैलरी भी कम दिया जाता है। द फर्स्ट इंडियन टू पास द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। जो पहला व्यक्ति जो भारत का जो सिविल सर्विस एग्जाम पास करता है उस व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्मी की। सिविल सर्विसेज तो हो गया, अब अगले का जो ध्यान था, अंग्रेजों का जो ध्यान था वो आर्मी पर कैसे था। आर्मी वाज स्ट्रॉन्ग टूल इन द हैंड ऑफ कंपनी टू डिफीट इंडियन रूलर, सो to suppress the revolt, to defend the British Empire from the foreign rival and to extend the British Empire। अब आर्मी ही तो इसका मेन था, सैन्य बल ही तो इसका मुख्य था जो भारत पे शासन, भारतीय रूलर को हराने, भारतीय शासकों को हराने और अलग अलग चीजों में एक्सपेंशन के लिए इसका मदद करता था। द सेपोय वेयर इंडियन एंड ऑफिसर एबव द रैंक ऑफ सूबेदार। यहाँ पर एक सेपोय वर्ड आता है, सेपोय जो होता है वो इंडियन और ऑफिसर एबव द रैंक ऑफ सूबेदार, और सूबेदार से ऊपर वाला जो अधिकारी है वो सेपोय कहलाता है। अब बात करेंगे पुलिस का। द थर्ड पिलर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज पुलिस। पहला सिविल सर्विसेज, दूसरा आर्मी, तीसरा पुलिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस अ सिस्टम इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू अ सेवरल थानाज अंडर द दरोगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले को अलग अलग, पुलिस के आधार पर जिले को अलग अलग थाने में डिवाइड किया, बांटा, और हर थाने को एक मुखिया दरोगा दिया, यानी कि दरोगा का पद थाने का मुखिया का यानी कि मुख्य पद था। द डीएसपी वाज द हेड ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो डीएसपी था वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, जबकि थाना का हेड जो था वो दरोगा था। और लास्ट जो है चौथे पिलर की बात करेंगे अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो था जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि न्यायपालिका, न्यायपालिका वाले संस्थान। द हाई कोर्ट वेयर सेटअप इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, तत्कालीन कलकत्ता अभी का कोलकाता, तत्कालीन मद्रास अभी का चेन्नई, तत्कालीन बॉम्बे अभी के मुंबई में होता है। आगे
रूल ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस, ये जो नियम कानून का जो नियम था इसको इंट्रोड्यूस किया गया। द एडमिनिस्ट्रेटर हैड टू फॉलो रूल नॉट द विम ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको रूल को फॉलो करना पड़ता था, न कि जो अंग्रेज के जो अथॉरिटी है उनका आदेश। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ऑल आर इक्वल above the law but this was not applied in the case of British। जो ब्रिटिश थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की स्थापना की भारत में, वो उनके अनुसार उसके अनुसार सभी लोग एक हैं, भारत के सभी लोग एक हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन अंग्रेजों को छोड़ के अंग्रेज उनसे ऊंचे हैं। इन क्रिमिनल बेस द ब्रिटिश क्रिमिनल would be tried only by the यूरोपियन जजेस। अगर क्रिमिनल की बात आती है, अगर क्रिमिनल केस की बात आती है और अगर वो अंग्रेज क्रिमिनल निकलता है तो उसकी सुनवाई सिर्फ यूरोपियन जज के द्वारा ही होगा। ये सब प्रावधान था। कोर्ट वेयर फॉर अवे इन द टाउन, कोर्ट जो था वो शहर से दूर हुआ करता था, फार अवे फ्रॉम द टाउन। फॉर लिखा हुआ स्पेलिंग मिस्टेक है। द लॉयर फी एंड पेंडिंग केसेस डिलेड द जस्टिस ऑफ द पुलिस, और जो लॉयर का फी था यानी कि अधिवक्ताओं वकीलों का जो वेतन पैसा जो था, चार्ज जो था, और जो पेंडिंग केस चल रहे थे, ये सब जो है ये उस समय के पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के न्याय के लिए रोड़े के तौर पे काम कर रहा था। अब पृष्ठ संख्या 75 पर आते हैं और क्विक रिकॉल करते हुए इस अध्याय को समाप्त करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइजेस देखेंगे और पूर्ण रूप से यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। क्विक रिकॉल यानी कि इन 4 और 5 9 पॉइंट में 9 बिंदुओं में हम लोग पूरे अध्याय को देखेंगे। पहला, औरंगजेब वाज द मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो था वो सबसे शक्तिशाली मुगल रूलर था। वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगीज सेलर फर्स्ट डिस्कवर्ड अ सी रूट ऑफ इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप इन 1498 एंड अराइव्ड एट कैलिकट कोझिकोड इन केरला। वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगीज यात्री था जो कि भारत की खोज करता है, सी रूट के माध्यम से, समुद्री पथ के माध्यम से आता है, केप ऑफ गुड होप के तरफ से आता है और सबसे पहले भारत के केरला राज्य के कैलिकट कोझिकोड में पहुंचता है वर्ष 1498 में। द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा विद द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ पलासी इन 1757 एडी। ब्रिटिश का यानी कि अंग्रेजों का शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा, भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पलासी युद्ध 1757 जीतने के बाद मजबूत हो जाता है, फैल जाता है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट ऑफ बंगाल, दैट इज राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू इन बंगाल। जब बैटल ऑफ बक्सर भी ये जीत जाता है अंग्रेज, तो दीवानी राइट यानी कि लैंड रेवेन्यू बंगाल का इसको कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है। द ब्रिटिश अटैक्ड ओवर मैसूर, ब्रिटिश जो है वो मैसूर पर आक्रमण करता है और टीपू सुल्तान अंततः मारा जाता है, हार जाता है, मारा जाता है वहां का शासक हैदर अली का बेटा। पंजाब एंड सिंध वेयर एनेक्स, पंजाब और सिंध को भी कब्जे में कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा हराकर। लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की स्थापना का शब्द का उत्पत्ति लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, गवर्नर जनरल तत्कालीन। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा होता है। और लास्ट है द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशियरी। भारतीय जो सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, जुडिशियरी, ये सारा कुछ था, ये अंग्रेजों ने अपने तरीके से पुनः स्थापित किया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर और बात करते हैं। पृष्ठ संख्या अभी हम लोग हैं 75 पर। अब एक्सरसाइज आता है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आप लोगों से जो भी प्रश्न इस अध्याय में पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने पारस प्रकाशन के पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार हर वो चीज पढ़ा दिया है जो कि आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर कहीं पर भी इस प्रश्न को करने में समस्या आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को ये सारा प्रश्न करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो पहला जो है ये है, आपको 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों में 4-4 विकल्प हैं, आपको देखना है कौन सा विकल्प सही है। दूसरा फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं और पांचों में कुछ जगह खाली है, उसको फिल करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पृष्ठ संख्या 76 पर आ रहे हैं हम लोग।
ट्रू फॉल्स में भी 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों को अलग अलग पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, या सब सही है या सब गलत है। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, चारों प्रश्न को एक एक वाक्य में उत्तर करने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 4 प्रश्न है, इसको 2 से 3 वाक्य में इसके उत्तर देने हैं, जबकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 4 प्रश्नों के उत्तर, चारों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर जो है एक एक अनुच्छेद यानी कि 5 से 6 वाक्य में देने हैं। उसके बाद 3 आता है क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ पर रचनात्मक कार्य दिया गया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाना है तो क्विज ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा कुछ भी आपको तीनों कुछ करना है। कहीं पर भी कोई भी समस्या आता हो क्रिएटिव एक्टिविटी में या एक्सरसाइज करने में, या फिर जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 76 पर हम लोग हैं और इसी के साथ हम लोग का यह अध्याय जो है पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो किसी और अध्याय के साथ उस कक्षा की शुरुआत करेंगे।